गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हमने देखा था सेट 1 में 15 साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम वापस सेट 2 में वापस से 15 क्वेश्चन देखेंगे। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। उस क्वेश्चन का आंसर आएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी की वजह से हमको रतौंधी रोग होता है। रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। आज हम सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें साइंस की 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हमारे पास आज सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, ऑप्शन ए है बॉक्साइट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैलेमाइन, ऑप्शन बी है कैलेमाइन। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैलेना और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिनेबार। ऑप्शन डी है सिनेबार। वापस से एक बार मैं क्वेश्चन समझाती हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। हम सभी को पता है कि एल्यूमिनियम एक धातु है, तो इसका मुख्य अयस्क क्या है। एक एक करके पहले हम सारे ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैलेमाइन। तो कैलेमाइन जो है वो एल्यूमिनियम धातु का अयस्क नहीं है। कैलेमाइन जो है ये जिंक धातु का अयस्क है। यानी यहाँ से आपको याद रखना है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइट, लेकिन यदि आपको जिंक का पूछा जाए तो आंसर आएगा कैलेमाइन। जिंक जो धातु है उसकी अयस्क का नाम है कैलेमाइन। आगे देखते हैं सी है हमारा गैलेना। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर आएगा लेड। गैलेना जो है ये लेड धातु का अयस्क है। ऑप्शन डी हमको दिया हुआ है सिनेबार। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा धातु का अयस्क है। पारा यानी Hg, इसका मैं संकेत लिखूं तो Hg। तो ये सब हमने देख लिया, ये सब अलग अलग धातु के हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है राइट, जो है बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क है। यदि आपको कैलेमाइन पूछा होता तो जिंक, गैलेना तो लेड और सिनेबार होता तो आंसर आता पारा। तो यहाँ पे हमारा आज का सेट 2 का साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप सभी को याद रखना है, ये एग्जाम में आता ही है कि एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है। तो बॉक्साइट आप सभी को याद रखना है। यदि जिंक का पूछा जाएगा तो आंसर आएगा कैलेमाइन। लेड का पूछा जाएगा तो गैलेना और पारा Hg का पूछा जाएगा तो आंसर आएगा सिनेबार। अब आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस को ही लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हास्य गैस को ही लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपको हास्य गैस दे के ना लाफिंग गैस पूछ लिया जाए तो आपको ये दूसरा नाम भी याद रखना है। हास्य गैस कौन सी है? कौन सी है? और यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी में हमें दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी दिया हुआ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। वापस एक बार क्वेश्चन में रिपीट करती हूँ, हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस कौन सी है? सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा होता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से कैंसिल हो गया। सेकेंड आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी हमारी हास्य गैस नहीं है। थर्ड पे आते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लाफिंग गैस है क्या? नहीं है, तो हमारा राइट आंसर होगा फोर्थ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप सभी को याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसी को हास्य गैस या फिर लाफिंग गैस भी कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड का आप लोग को सूत्र भी याद रखना है N2O, कभी कभी इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है तो वो भी याद रखना है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेट 2 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? आग बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है या फिर कौन सी गैस उपयोगी है? आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? या हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है नियॉन, ऑप्शन ए दिया हुआ है नियॉन, ऑप्शन बी दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। क्वेश्चन है आग बुझाने के लिए, यहाँ पे आग लगाने नहीं पूछा है, पूछा हुआ है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है। तो याद रखना है कि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोगी है। और यदि यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहता कि आग लगाने के लिए, आग लगने के लिए कौन सी गैस ज़रूरी होती है, तो वो आपको याद रखना है O2 यानी ऑक्सीजन। आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है और आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ये दोनों याद रखना है। यदि यहाँ पे चेंज करके पूछ लिया होता, आग बुझाने की जगह पूछ लिया होता आग लगाने के लिए, तो आपको आग लगाने के लिए याद रखना है O2 यानी ऑक्सीजन, और यदि पूछा जाए कि आग बुझाने के लिए तो हमें याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? यहाँ हमारे पास ऑप्शन में है, सबसे पहले है चमगादड़, ऑप्शन बी दिया हुआ है कंगारू, ऑप्शन सी है हमारे पास चिड़िया, ऑप्शन सी है चिड़िया, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है डक ब्लड प्लेटिप्स, डक ब्लड प्लेटिप्स, प्लेटिप्स। क्वेश्चन एक बार वापस देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा स्तनपायी अंडे देता है,
यानी वो स्तनपाई भी होना चाहिए और वो अंडा भी दे, बच्चे को जन्म ना दे, अंडा दे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है पहला चमगादड़, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। सेकंड लिखा है कंगारू, ये भी कैंसिल हो गया। थर्ड है चिड़िया, स्तनपाई पूछा है तो ये भी कैंसिल हो गया। फोर्थ हमारे पास बचा डक ब्लड प्लेटिप्स। डक ब्लड प्लेटिप्स, ये डक ब्लड प्लेटिप्स क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका जो मुंह है ना या फिर इसकी चोंच है वो डक की तरह होती है, यानी बतख की तरह होती है, तो इसे बतख मुख भी कहा जाता है, याद रखना है। इसका दूसरा नाम है बतख मुख, क्योंकि इसकी जो चोंच होती है ना वो बतख की तरह होती है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका शरीर लगभग बहुत सारे सजीवों के शरीर से मिलता जुलता होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यही एक ऐसा स्तनपाई है इनमें से जो अंडे देता है। समझ में आया? यानी इसका आंसर आएगा डक ब्लड प्लेटिप्स, और इसका एक और नाम आता है बतख मुख, वो भी याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे सेट 2 के 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन देखते हैं आज का। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? द्रव्य की चौथी अवस्था, द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है? हमको यहाँ पे पूछा गया है कि द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की, मैटर की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो यहाँ हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठोस, ऑप्शन ए में है ठोस, ऑप्शन बी दिया हुआ है तरल, ऑप्शन सी दिया हुआ है गैस, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्लाज्मा। तो कोई भी पदार्थ होता है ना, उसकी 3 अवस्था तो फिक्स होती है। कौन कौन सी? ठोस, तरल और गैस। तो जो चौथी अवस्था है किसी भी पदार्थ की, जो चौथी अवस्था है उसे कहा जाता है प्लाज्मा। पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में सबसे पहले हमें बताया गया था, जो है ठोस, गैस और द्रव्य, और चौथी जो अवस्था निकली है उसका नाम है प्लाज्मा। अब कभी कभी यहाँ पे आपको 5वीं अवस्था भी पूछ ली जाती है, द्रव्य की 5वीं अवस्था, तो आपको 5वीं का नाम भी याद रखना है। द्रव्य की 5वीं अवस्था का नाम है बोस, कंडेंसेट, आइंस्टाइन, ये भी नाम आपको याद रखना है। ये किसी भी पदार्थ की, ये किसी भी पदार्थ की 5वीं खोजी गई अवस्था है। यदि आपको पहले तो ये 3 अवस्था थी, 1 2 3, उसके बाद चौथी आई जिसका नाम था प्लाज्मा, यानी किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था आपको पूछा जाए तो प्लाज्मा, और यदि कभी 5वीं अवस्था पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर आएगा बोस, कंडेंसेट, आइंस्टाइन। आपको ये भी याद रखना है, ये पदार्थ की 5वीं खोजी गई अवस्था है। चौथी है प्लाज्मा और बाकी के 3 ये रहे, ठोस, तरल और गैस। अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? मिश्रित उर्वरक, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है यूरिया,
ऑप्शन बी दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन सी दिया हुआ है CAA, CAA। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है NPK। अब देखते हैं मिश्रित उर्वरक क्या होता है। उर्वरक वो चीज होती है जो पदार्थ की उपजावन शक्ति को बढ़ाता है। अब यहाँ पे एक नाम आ गया उर्वरक के साथ, मिश्रित उर्वरक। तो मिश्रित उर्वरक क्या करते हैं, ये किसी भी जमीन की उपजावन शक्ति को उर्वरक के मुकाबले ज्यादा जल्दी उपजावन बनाते हैं। यहाँ पे आपको मिश्रित दिया है तो मिश्रित साथ में याद रखना है। मिश्रित का काम ये है कि मिश्रित जो है ये किसी भी जमीन की उपजावन शक्ति को अधिक मात्रा में बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है यूरिया, ऑप्शन बी में है अमोनियम सल्फेट और सी में है CA। बट यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, NPK। NPK ये भी एक उर्वरक का नाम है और ये एक मिश्रित प्रकार का उर्वरक है, ये भी आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, NPK। आगे देखते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन जो है निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। गाय का दूध, निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है विटामिन के, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है विटामिन बी। और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन में है विटामिन ए। मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तब बताया था विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में मिलता है। सेकंड देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं ना वो। और अगर प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत में आता है आंवला। और विटामिन के और विटामिन बी का ऐसे कुछ मुख्य स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे हमको गाय के दूध के बारे में पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है विटामिन ए। यदि यहाँ पे विटामिन डी होता तो वो भी आपका आंसर आता, बट यहाँ पे विटामिन डी नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर आएगा विटामिन ए। अब विटामिन ए के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और यदि आपको पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो उसका नाम है रतौंधी। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है और रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, यानी जैसे ही अंधेरा होता है दिखना कम हो जाता है। तो ये विटामिन ए के बारे में कुछ और बातें थी। यदि यहाँ पे आपको ऑप्शन में विटामिन डी भी दिया रहता तो वो भी आपका आंसर आता। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही गाय के दूध के प्रमुख स्रोत हैं। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यदि विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। वैसे विटामिन का नाम याद करने की एक ट्रिक है, रत एक
टॉफी। तो आपको ये भी याद रखना है, ये ट्रिक है, विटामिन का रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है, जिसका नाम है रथ एक टॉफी। इससे आपको विटामिन ए का रासायनिक नाम याद हो जाएगा, ये बी, सी, डी, ई और ये के। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टेकोफेरॉल और विटामिन की का रासायनिक नाम हो गया फिलुक्विनॉन। तो यदि आप बस ये ट्रिक याद रखते हैं तो आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम पाता, यानी ब्लड के क्लॉट्स नहीं बन पाते। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, बेरी रोग होता है। जहाँ के लोग अधिक चावल का सेवन करते हैं या फिर पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, उनको ये बेरी रोग होने की संभावना अधिक रहती है। हम 8th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है यकृत, ऑप्शन बी दिया हुआ है फेफड़ा यानी लंग्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है पेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आंत। सबसे पहले देखते हैं टाइफाइड है क्या और ये किसकी वजह से होता है। टाइफाइड एक रोग है, टाइफाइड एक रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला, साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। अब टाइफाइड फैलता कैसे है, तो यदि आप दूषित पानी और दूषित खुराक का सेवन करते हैं, दूषित पानी या फिर दूषित खुराक का सेवन करते हैं तो टाइफाइड होने की संभावना अधिक रहती है। और याद रखना है क्वेश्चन ये भी आता है कि टाइफाइड किसके कारण होता है, तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हमारा मेन क्वेश्चन है, उस पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो याद रखना है टाइफाइड जो है वो आपकी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंसर आएगा आंत। अगर यहाँ पे फेफड़ा है ना, फेफड़ा आंसर कब आएगा, जब आपको टीबी दिया हो, टीबी यानी तपेदिक, जब भी आपको टीबी दिया हो तब आंसर क्या आएगा, फेफड़ा आंसर आएगा। समझ में आया। तो ये हमारा था 8th नंबर का क्वेश्चन कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंसर आएगा आंत। ये हमारी आंत को प्रभावित करता है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नाइन नंबर के क्वेश्चन में पूछा हुआ है किस दांत के 3 जड़ें होती हैं, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं। और यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में है मोलर, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रीमोलर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है
इंसिजर या इंसाइजर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैनाइन, कैनाइन। क्या पूछा है? 3 जड़ें होती हैं, 3। अब सबसे पहले हमारे मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। हमारे मुख में दांतों की संख्या होती है 32 और प्रत्येक जबड़े में 16 दांत होते हैं, ऊपर 16 और नीचे 16, यानी हो गए 32। अब हमारे मुख में दांत जो है ना 2 बार निकलते हैं, एक तो स्थायी दांत होते हैं और दूसरे अस्थायी दांत होते हैं। जो अस्थायी दांत हैं उनकी संख्या होती है 20, जिनको दूध के दांत भी कहा जाता है, जो हमको बचपने में निकलते हैं, इनको अस्थायी दांत कहा जाता है। अस्थायी दांत जिनकी संख्या होती है 20। उसके बाद हमको दूसरी बार जब भी दांत निकलता है तब उनकी संख्या होती है 32, जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है, ये स्थायी दांत है और ये अस्थायी दांत है। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस दांत की 3 जड़ें होती हैं, तो आपका आंसर आएगा मोलर। मोलर जो दांत है ना, इनकी 3 जड़ें होती हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो भोजन को चबाना या फिर पीसना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। किसका? मोलर का। यानी 3 जड़ी पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा मोलर। 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दांत से एक और क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, तो वो होता है एनेमल। वो होता है इनेमल। जो हमारे दांत का ऊपरी परत होता है ना, उसे इनेमल कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो आंसर आएगा इनेमल। इनेमल जो है ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। टेन नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1200 ग्राम, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1500 ग्राम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1400 ग्राम। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? औसतन वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम इसका राइट आंसर नहीं है, 1200 ग्राम भी नहीं आएगा, 1500 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 1400 ग्राम। कभी कभी आपको ऑप्शन में 1350 ग्राम भी दे देते हैं, तो भी आपको याद रखना है कि ये भी राइट आंसर हो सकता है। यानी आपका जो भी इसमें डेटा आएगा ना वो 1400 के बीच में ही रहेगा, 1350 से लेके 1400 के बीच में ही रहेगा, इससे ज़्यादा या फिर इससे बहुत कम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी 1400 ग्राम। यानी मनुष्य के मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो होता है 1400 ग्राम। अब देखते हैं हम 11th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 11th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? निम्न में से कौन सा
संक्रामक रोग हवा से फैलता है। यहाँ पे हमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लेग, ऑप्शन बी दिया हुआ है टाइफाइड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तपेदिक और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हैजा। ऑप्शन डी दिया हुआ है हैजा। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग, अब पहले यहाँ देखते हैं कि संक्रामक रोग होता क्या है। संक्रामण रोग वो रोग होता है यदि किसी व्यक्ति को हुआ है और आप उसके संपर्क में आते हैं, उसके साथ बैठते हैं, तो आपको भी वो रोग हो जाता है। उस रोग को कहा जाता है संक्रामक रोग। रोग जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। उपार्जित रोगों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आता है संक्रमण रोग और दूसरा आता है असंक्रमण रोग। तो संक्रमण रोग उन्हें कहा जाता है जो किसी के संपर्क में आने से फैलता है, उन रोगों को संक्रमण रोग कहा जाता है। और असंक्रमण रोग उन रोगों को कहा जाता है जो किसी के संपर्क में आने से फैलता नहीं है। तो यहाँ पे हमको यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग है। सबसे पहले देखते हैं प्लेग। अब प्लेग जो है ये हवा से तो फैलता नहीं है, ये तो चूहों से फैलता है। हम सभी को पता है कि प्लेग जो है वो किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। और प्लेग याद रखिएगा ये एक महामारी है, कोरोना की तरह प्लेग भी क्या है, महामारी है। जो भारत में सबसे पहले सूरत में फैला था। और किसके द्वारा होता है ये, तो ये चूहों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये हवा वाला तो नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। सेकंड देखते हैं टाइफाइड। तो अभी मैंने आपको पिछले से पिछले क्वेश्चन में बताया कि टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम भी मैंने आपको बताया था साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेला बैक्टीरिया, यानी यहाँ भी हवा नहीं आ रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहा है। थर्ड हम देखते हैं हैजा। तो हैजा जो है ना ये मक्खियों से फैलता है। हैजा जो है ये मक्खियों से फैलता है। मक्खियाँ जो हैं हैजा की वाहक हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा तपेदिक। अब तपेदिक क्या है, तपेदिक बहुत लोग पहली बार तपेदिक नाम सुन रहे होंगे। तो ये है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इसका एक और नाम है क्षय, आपको ये भी याद रखना है, इसका एक और नाम है क्षय। तपेदिक, टीबी, क्षय, ये तीनों एक ही नाम है। और ये किससे फैलता है, हवा से फैलता है। और इसका आपको प्रभावित अंग भी याद रखना है कि इसके प्रभावित अंग होते हैं लंग्स, फेफड़ा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि टीबी के लिए किसका टीका लगाया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए टीबी की रोकथाम के लिए याद रखिएगा बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी से जो भी प्रभावित अंग है हमारे शरीर का वो है फेफड़ा, और फेफड़ा को ही लंग्स कहा जाता है। तो यदि आपको ऑप्शन में लंग्स दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है। और तपेदिक, टीबी, क्षय तीनों एक ही नाम है। तपेदिक, टीबी और क्षय तीनों एक ही नाम है। इनसे जो प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। और टीबी की रोकथाम के लिए किसका टीका लगाया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी किससे फैलता है, तो हवा से फैलता है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रखना है। प्लेग जो है ये एक महामारी है और ये चूहों के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया से होता है। कौन सी बैक्टीरिया, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया। तपेदिक, टीबी, क्षय ये हवा से होता है और इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और इससे शरीर का जो भी प्रभावित अंग है वो है फेफड़ा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? मदद करती है। यहाँ पे हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा फैट, ऑप्शन सी है रेशा और ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टार्च। स्टार्च को ही याद रखना, स्टार्च को ही मंड भी कहा जाता है, स्टार्च को ही मंड भी कहा जाता है। वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके पाचन में, यानी किसका पाचन लार के द्वारा होता है। अब सबसे पहले लार देखते हैं। लार क्या है, किससे बना है? तो लार में 99% पानी होता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। याद रखना है, लार में 99% पानी होता है और 1% एंजाइम होता है और ऐसे ही लार बनता है। अब ये जो 1% एंजाइम है ना, तो ये एंजाइम दो टाइप के हैं। सबसे पहला जो है वो है टाइलिन और दूसरा वाला है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम दोनों याद रखना है। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहले वाले का नाम है टाइलिन और दूसरे का नाम है लाइसोजाइम। अब आपके मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारे मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो याद रखना है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार किसका मिश्रण है? तो लार में 99% पानी होता है और बस 1% एंजाइम होता है। अब ये 1% एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है टाइलिन और लाइसोजाइम। समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो हमारा आंसर आएगा स्टार्च। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है और स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। तो आपको इस जितने भी मैं दूसरे नाम बता रही हूँ ना, आपको वो सब भी याद रखना है। अब देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। थर्टीन्थ नंबर का क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है हमारे पास अवतल लेंस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उभयतल लेंस। उभयतल लेंस। एक बार पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसमें ये होगा कि उनको निकट की वस्तु तो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी,
निकट की जितनी भी वस्तु है वो बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन जब बारी आएगी दूर देखने की तो उनको चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देंगी। बस उसी दोष को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। मतलब जो भी पास की चीजें हैं वो अच्छे से दिखाई देंगी और जो भी दूर की चीजें हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देंगी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। अवतल का ही दूसरा नाम है कॉनकेव, वो भी आपको याद रखना है। यानी निकट दृष्टि दोष से जो भी ग्रसित व्यक्ति होगा उसके जो भी चश्मे होंगे उसमें कौन सा लेंस होगा, तो अवतल लेंस होगा। अब हम अवतल के बारे में देख रहे हैं तो उत्तल के बारे में भी देख लेते हैं। यदि यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष की जगह पे दूर दृष्टि दोष दिया होता, यदि निकट दृष्टि दोष की जगह पे दूर दृष्टि दोष दिया होता तो हमारा आंसर आता उत्तल लेंस। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, उनको दूर की चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जब बारी आएगी निकट की चीजों को देखने की तो वो प्रॉपरली या फिर क्लियरली नहीं देख पाएंगे, तो उसे कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। और जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उनका जो भी चश्मा आता है, स्पेक्स आता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस भी देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ होता है। बेलनाकार जो लेंस है ना वो एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म ये भी आंख की एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म ये भी आंख की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, हमको क्षैतिज दिशा में यानी बिल्कुल हमारे सामने चीजें बिल्कुल ठीक से दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही ऊर्ध्व दिशा में देखने की बारी आती है हमारी आंखें अच्छे से चीजों को नहीं देख पाती, उन्हें कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। अब एस्टिग्मेटिज्म में किसका उपयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस। एस्टिग्मेटिज्म में बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बार मैं फिर से समझा दूं, इसमें होता क्या है, तो इसमें आप सामने की दिशा में बिल्कुल सही देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही ऊर्ध्व दिशा में देखने की बारी आएगी आपको चीजें सही से दिखाई नहीं देंगी। अब आते हैं उभयतल लेंस में। उभयतल लेंस का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, जैसे ही हमारी उम्र हो जाती है हमको चीजें जो है ना निकट की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं और ना ही दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। मतलब हमारी जो देखने की शक्ति है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, उसी को कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है उभयतल लेंस। इसलिए इसे कहा जाता है उभयतल लेंस। जरा दृष्टि दोष ना आपको पास की चीजें क्लियर दिखाई देंगी और ना ही दूर की चीजें क्लियर दिखाई देंगी, इसलिए उसे कहा जाता है जरा दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए उभयतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उभयतल लेंस है क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिला दिया जाता है तो उभयतल लेंस बनता है। सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब 14th नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्टीन्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत बताएं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत बताएं। ऑप्शन ए है हमारे पास रोटी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है चावल, ऑप्शन सी दिया हुआ है दाल और ऑप्शन डी दिया हुआ है दूध। अब सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या।
तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का पोषक पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि किस पोषक पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखना है ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे हमको प्रमुख स्रोत पूछा है, तो रोटी भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, बट यहाँ पे आपको लिख दिया गया है कि प्रमुख स्रोत बताएं, तो हमारा आंसर आएगा चावल। चावल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। गेहूं से बनी जितनी चीजें हैं वो भी इसके आंसर में आएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से लिख दिया गया है कि प्रमुख स्रोत बताएं, तो याद रखना है कार्बोहाइड्रेट का जो प्रमुख स्रोत है वो है चावल। और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का पोषक पदार्थ है, तो ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, काफी लोगों को लगता है कि प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, नहीं, ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी। आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिफ्टींथ नंबर का क्वेश्चन जो होमवर्क है आप सबको कमेंट में बताना है। 15th नंबर का क्वेश्चन है प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताएं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताएं। ऑप्शन ए है हमारे पास दूध, ऑप्शन बी है दाल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मछली, और ऑप्शन डी है हमारे पास सोयाबीन। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताएं। 14th नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत बताया। यहाँ पे 15th नंबर के क्वेश्चन में हमको देखना है प्रोटीन का मुख्य स्रोत बताएं। यहाँ पे मुख्य स्रोत पूछा है, तो आपको आंसर में वही बताना होगा कि इन चारों में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। ये आपका होमवर्क है जो आपको कमेंट में बताना है। अब जो भी ये वीडियोस को देखता है ना, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। पूरी बुक कंप्लीट कराएंगे हम सेट वाइज, और एक सेट में 15 क्वेश्चन होगा। तो ये वीडियोस को आप लोग देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।